पिछले कल लोकतंत्र का महोत्सव अपने एक बड़े निर्णायक चरण पर पहुंच गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जीतेगा कौन, सवाल यह है कि इन चुनावों के नतीजे देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे। क्या इन 5 राज्यों में से कुछ एक के परिणाम पहले से तय दिख रहे हैं? क्या कहीं आखिरी पल तक कोई सस्पेंस बना रहेगा? और सबसे अहम बात, क्या ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का मामला है या आने वाले समय की राजनीति का संकेत है? नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज हम बहुत ही शांत और ठोस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स और सामने आ रहे अन्य संकेतों के आधार पर समझेंगे कि इन 5 राज्यों के चुनाव आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले एक पूरी तस्वीर देखते हैं। पुडुचेरी, केरल, असम और तमिलनाडु में मतदान पहले ही पूरा हो चुका था, पहले ही चरण में। और अब पिछले कल पश्चिम बंगाल में भी दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया। यानी अब पूरा देश नतीजों का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। लेकिन उससे पहले जो संकेत चुनावी जमीन से मिल रहे हैं वे परिणामों से पहले ही काफ़ी कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले असम की बात करते हैं। असम में पिछले 10 साल से एक ही सरकार काम कर रही है। उससे पहले लंबे समय तक दूसरी पार्टी रही थी। इस बार मुकाबला तो दिखा, लेकिन जमीन पर संतुलन एक तरफ को झुका हुआ नजर आया। ग्राउंड रिपोर्ट्स में सबसे बड़ी बात जो सामने आई वह था चुनावी ऊर्जा का अंतर। जो पार्टी सत्ता में है उसके नेताओं का आत्मविश्वास, उनका प्रचार, उनकी संगठन की क्षमता, सब कुछ काफ़ी मजबूत और ऊर्जावान दिखाई दी, ऊर्जा से भरपूर दिखाई दी। वहीं विपक्ष में वे पॉलिटिकल किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं दिखी, जो सियासी विरोधी को एक मजबूत चुनौती देने के लिए जरूरी होती है। ऊपर से चुनाव के दौरान पार्टी में आंतरिक टूट फूट, नेताओं का पार्टी छोड़ना, ये सब बातें संकेत देती हैं कि असम में राजनीतिक लड़ाई पूरी ताकत से नहीं लड़ी गई विपक्ष के द्वारा। इसी वजह से असम में तीसरी बार उसी सरकार की वापसी के आसार काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं जो इस वक्त सत्ता में है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से 2 ध्रुवीय रही है, 2 बड़े क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जहां हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है। इस बार मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आई। भ्रष्टाचार के आरोप, कुछ मंत्रियों का जेल जाना और कई वादों का पूरा ना कर पाना, और इसके साथ साथ सनातन धर्म पर निंदनीय टिप्पणियां वगैरह, ये मुद्दे लोगों के बीच चर्चा में रहे और आमजन में गुस्सा भी देखा गया। महिला सुरक्षा और शराबबंदी जैसे मुद्दे भी वोटिंग के दौरान प्रभाव डालते दिखे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बार काफ़ी रणनीतिक तरीके से काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ पहले से मजबूत की, संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय किया। एक नया राजनीतिक चेहरा भी मैदान में आया, लेकिन वह चेहरा बिना स्पष्ट विचारधारा और मजबूत संगठन के था। सिर्फ लोकप्रियता के सहारे चुनाव जीतना इतना आसान भी नहीं होता। ग्राउंड से जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि तमिलनाडु में मुकाबला कड़ा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब केरल को समझते हैं। केरल की राजनीति वर्षों से 2 गठबंधनों के बीच बंटी हुई है, एक वामपंथी और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। इस बार मौजूदा सरकार लगभग 10 साल से सत्ता में है और इतनी लंबी अवधि के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन ही जाता है। वहीं विपक्ष वापसी की कोशिश में है, लेकिन मुकाबला इतना संतुलित है कि साफ नतीजा निकलना आसान नहीं दिखता। बीजेपी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी वह निर्णायक स्थिति में नहीं है। इसलिए केरल को लेकर सबसे मजबूत संभावना यही मानी जा रही है कि यहाँ शायद शंकु विधानसभा की नौबत आ सकती है, यानी ऐसा परिणाम जहाँ किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। अब सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा रुचि केंद्र रहा और इसके पीछे कई कारण भी हैं। सबसे पहले दोनों चरणों में भारी मतदान हुआ।
जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि जनता के अंदर या तो बदलाव की इच्छा है या अपने पक्ष को बचाने की मजबूत कोशिश है। दूसरी बात, करीब 2 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद कई जगहों से हिंसा, झड़प और टकराव की खबरें सामने आईं। यह दिखाता है कि मुकाबला कितना तीखा और संवेदनशील रहा। परंतु जिस तरीके से पिछले चुनावों के समय पश्चिम बंगाल में कई हिंसक झड़पों के दौरान मौतें हुई थीं, इस बार इतनी गंभीर स्थिति कहीं नहीं बनी। सेंट्रल फोर्सेस ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। तीसरी और सबसे अहम बात, वोटिंग का पैटर्न देखिए। दूसरे चरण में खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या मतदान के लिए बाहर निकली। ये वही वर्ग है जिसे लंबे समय से टीएमसी का मजबूत आधार माना जाता है। इसका सीधा संकेत यह है कि टीएमसी पार्टी का कोर वोटर इस बार पूरी ताकत से मैदान पे उतरा। लेकिन दूसरी तरफ पहले चरण में भी भारी मतदान ने यह संकेत दिया कि विपक्ष का समर्थन करने वाला वोटर भी उतनी ही सक्रियता से इस बार बाहर आया है। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं है, बल्कि सीधी और जोरदार टक्कर का है, और वह भी बहुत बड़ी कड़ी टक्कर। इसके अलावा जमीन पर जो मुद्दे रहे, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप, केंद्रीय योजनाओं को लेकर विवाद और सीमा से जुड़े सवाल, इन सब ने चुनाव को और ज़्यादा निर्णायक बना दिया। महिला वोटर्स का रुझान भी इस बार एक बड़े फैक्टर का रूप ले गया, क्योंकि अगर जहां बदलाव आता है तो परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। अब कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? असम, भाजपा वापसी के मजबूत संकेत हैं। तमिलनाडु, यहाँ मुकाबला कड़ा और बदलाव की संभावना है। केरल, जहाँ फंसा हुआ परिणाम, त्रिशंकु विधानसभा के आसार। पुडुचेरी, एनडीए की सरकार। और पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा सस्पेंस, कांटे की टक्कर, परंतु बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां भाजपा सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, नतीजों का हम चाहे जितना अनुमान लगा लें, अंतिम फैसला जनता ने पहले ही कर दिया है जब उसने ईवीएम का बटन दबाया था। अब बस इंतज़ार है उस फैसले के सामने आने का। अगर आपको ये विस्तृत और संतुलित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।